गुड मॉर्निंग। कल की क्लास में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। तो यूरोपियंस जो इंडिया में आए थे उसका क्या कारण था? ट्रेड। तो ट्रेड अगर उसका कारण था तो क्या इंडिया और यूरोप के बीच में इसके पहले ट्रेड नहीं होता था? तो फिर क्यों इनको अलग से इंडिया आने की जरूरत पड़ी? डिक्लाइन ऑफ ओटोमन एम्पायर, राइज ऑफ ओटोमन एम्पायर। तो ओटोमन एम्पायर के राइज से क्या हुआ? नहीं, लूट नहीं लिया करता था। हाँ, वो जो रूट था जहां से पास होता था ट्रेड, जो मिडिल ईस्ट में एशिया वाला रूट था, वहां पर ये लोग डोमिनेट करते थे। यहाँ पर अपनी मोनोपोली बनाते थे कि जिनको भी यहाँ से निकलना होगा उनको हमें कुछ टैक्स पे करना होगा, जिसकी वजह से वो रूट जो था वो उनके कंट्रोल में आ गया था। तो ये चीज लॉस हो रही थी यूरोपियन किंगडम्स को या यूरोपियन पावर्स को। इसके वजह से उनको चाहिए था कि अब हम एक दूसरा पावर या दूसरा रूट जो है वो खोजें, और ये जो लैंड रूट है वाया अरेबियन रीजन या ओटोमन एम्पायर वाला जो रीजन है उसको बाईपास करके एक नया ओशनिक रूट, सी रूट जो है उसकी हम खोज करें। तो किसको भेजा गया? सबसे पहले कौन से कंट्री ने ये इनिशिएटिव लिया कि इंडिया के तरफ रूट जो है उसको खोजना है? पोर्टुगीज ने। ठीक है, पोर्टुगीज ने किसको भेजा? वास्को डा गामा। कब भेजा? 1498। ठीक है, 1498 में भेजा और 1499 में वो इंडिया आए। तो इंडिया में उनको रिसीव किसने किया? जैमोरिन। ठीक है, समुथरी जिसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, 97 में भेजा, 98 में आए। ठीक है, 1498 में वो इंडिया में आए। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि कैसे कैसे पोर्चुगीज ने धीरे धीरे करके अपना जो एम्पायर है या अपना जो कंट्रोल है उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। तो क्या सबसे बड़ा रोल था या किसका सबसे बड़ा रोल था पोर्चुगीज के पावर को कंसोलिडेट करने में? अल्बुकर्की का रोल था। तो अल्बुकर्की था कौन? रियल फाउंडर। ठीक है, रियल फाउंडर, लेकिन किस हैसियत से वो इंडिया में आया था? सेकेंड गवर्नर ऑफ द पोर्चुगीज। तो फर्स्ट गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की कौन सी पॉलिसी है जिसके बारे में? ब्लू वाटर पॉलिसी। क्या है ब्लू वाटर पॉलिसी? नेवल डोमिनेंस। कौन से रीजन में? जो न्यू रूट खोजा गया उस पे, लेकिन कौन से रीजन में? पूरा वेस्टर्न कोस्ट नहीं, पूरा इंडियन ओशन वाला जो रीजन है। तभी देखो उन लोगों ने मलक्का को भी कैप्चर करने का कोशिश किया, मतलब मलक्का को भी कैप्चर किया, श्रीलंका को भी कैप्चर किया। तो ये सारा जितना भी इंडियन ओशन वाला रीजन है उसको, उस पे अपना नेवल डोमिनेंस बनाने की कोशिश जो है। वो लोग लैंड फोर्टिफिकेशंस में कम बिलीव करते थे और नेवल फोर्टिफिकेशंस में ज्यादा बिलीव करते थे, ताकि अगर नेवल कंट्रोल उनके पास आ गया तो बहुत इजी हो जाएगा वहां उस पूरे रूट पे अपनी मोनोपोली को बनाना। तभी देखो कि पोर्तुगीज आए 1498 में। पहला उनका फैक्ट्री कब बना? 1502। कहां बना? कोचिन। ठीक है, पहला उनका जो फैक्ट्री है वो कोचिन में बना। कैलीकट गए थे वो बनाने के लिए, लेकिन कैलीकट के राजा के साथ क्योंकि उनका जो रिलेशन था वो उतना सही नहीं था, तो फिर दे मूव टू कोचिन। तो ये जो टाइम था 1502 में उन्होंने कोचिन में अपनी जो फैक्ट्री बनाई। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे 1502 के बाद जो अगला पावर इंडिया में आता है यानी डच, करीब करीब 100 साल के बाद वो इंडिया में पहुंचते हैं और इंडिया में अपना फैक्ट्री जो है वो एस्टैब्लिश करते हैं। यानी पूरा 100 इयर्स के लगभग का जो कंट्रोल है इंडियन ट्रेड पे वो पोर्चुगीज के पास था। बट क्योंकि उसके बाद पोर्चुगीज
का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो गया था। अल्बुकर्की के बाद एक और प्रोमिनेंट गवर्नर जो है वो आते हैं, उनका क्या नाम था? नीनो डी कूना। तो कूना के बाद इतना कोई प्रोमिनेंट गवर्नर हमें पोर्चुगीज का देखने को नहीं मिलता है, बट फिर भी 100 इयर्स का टाइम था जो कि पोर्चुगीज यहाँ पर अपने एम्पायर को एक्सटेंड करते हैं। लेकिन उसके बाद ब्रिटिश और डच के आ जाने के बाद पोर्चुगीज का जो डिक्लाइन है वो स्टार्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली पोर्चुगीज के पास कौन कौन सी टेरिटरीज बचती हैं कंट्रोल के लिए? गोवा, दमन और दीव। और ये कब पोर्चुगीज के कंट्रोल से बाहर निकलते हैं? 1961 आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन से ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो पोर्चुगीज की कहानी यही थी। तो आज हम लोग देखेंगे, कल पूरा देख लिए थे कि उनका एक्सपेंशन कैसे हुआ, उसके बाद उनका डिक्लाइन कैसे हुआ। ठीक है, आज उनकी जो पॉलिसीज थी, खास करके उनका इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसा था, उनका रिलीजियस पॉलिसी क्या था, खास करके उनका रिलीजियस पॉलिसी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सोशल लेवल पे वो लोग क्या करते थे और एडमिनिस्ट्रेशन उनका कैसा था, उसके बाद फिर हम लोग डच के साथ शुरुआत करेंगे। तो पोर्चुगीज की अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी कि वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट को फोर्टिफाई करते थे। यानी ट्रेडिंग पोस्ट के अराउंड पूरा एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन बनाते थे। एज सच ये नहीं कि एक सेंटर की तरह एक रूम लेके और एक छोटा सा घर, उसको प्रॉपर फोर्ट के जैसा बना देते थे ताकि उस पे किसी का भी कंट्रोल जो है वो इजीली उसको कैप्चर ना किया जा सके। तो इनिशियली द पोर्चुगीज फोकस्ड ऑन एस्टैब्लिशिंग फोर्टिफाइड ट्रेडिंग पोस्ट अलोंग द कोस्ट प्राइमरली फॉर स्पाइस ट्रेड। दीज पोस्ट लेटर इवॉल्व्ड इनटू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स। तो गोवा का इसमें सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है। गोवा को कब कैप्चर किया था पोर्चुगीज ने? 1510। अल्बुकर्की ने इसको कैप्चर किया था 1510 में। उसके बाद अगर हम पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो उसमें एक हायरार्की होती थी जिसमें सबसे ऊपर होता था वाइसरॉय या गवर्नर। ठीक है, तो वाइसरॉय जो होता था उसको वाइसरॉय इसलिए बनाया जाता था ताकि जो कैपिटल है वहां पे रह करके वो पूरी टेरिटरी को कंट्रोल कर सके। जैसे ब्रिटिश इंडिया में भी हमने देखा है कि गवर्नर, मतलब अगर थोड़ा आइडिया होगा, अभी ब्रिटिश को किए नहीं है बट ब्रिटिश के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, पॉलिटी में भी जो अगर रेगुलेटिंग एक्ट्स वगैरह जो है वो किया है, तो उसमें एक गवर्नर जनरल होता है जिसको बाद में वाइसरॉय के नाम से जाना जाने लगता है। तो वैसा ही यहाँ पर एक वाइसरॉय होता है जो कि पूरी टेरिटरी पे जिसका कंट्रोल होता है। वाइसरॉय के नीचे आता है वेडोर डा फेजेंडा और ये इंचार्ज होता है रेवेन्यू, कार्गो और फ्लीट डिस्पैच। कितना रेवेन्यू कलेक्ट करना है, कौन सा सामान कहां से कहां जाएगा और उनको डिस्पैच कैसे करना है, ये सारी चीजें इसके कंट्रोल। बेसिकली ये पूरा ट्रेड को कंट्रोल करता था कि कैसे हमें ट्रेड को मैनेज करना है। फिर वेडोर डा फेजेंडा के नीचे आते थे कैप्टन्स। ये कैप्टन्स क्या करते थे? तो ये अफ्रीका से चाइना तक, क्योंकि पोर्चुगीज सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं थे, पूरे वर्ल्ड में वो एक्सपैंड कर रहे थे जिसमें कि इंडिया भी एक पार्ट था। तो अफ्रीका से चाइना तक जितने भी पोर्चुगीज फोर्टिफिकेशंस थे उन सब में एक एक इंचार्ज बनाया जाता था जिसको कि कैप्टन बोला जाता था। फिर इन कैप्टन्स के नीचे आते थे फैक्टर्स। ये फैक्टर्स यानी कि जो लोग पोर्चुगीज वो लोग जो कि काम करते थे। इस फैक्टर वर्ड से ही फैक्ट्री आया। जैसे पोर्चुगीज की फर्स्ट फैक्ट्री जो थी वो 1502 में कोचिन में बनी। तो फैक्ट्री का मतलब यहाँ पर प्रेजेंट वाला फैक्ट्री नहीं कि जिसमें सामान बन रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह हो रही है, नहीं। फैक्ट्री मतलब जहां पे फैक्टर्स रहते थे उस जगह को फैक्ट्री बोलते थे। और फैक्टर्स यानी कि जो लोग ट्रेड करने के लिए आते थे तो उनके रहने का व्यवस्था किया जाता था, जो सामान वो लोग लेके आते थे वो सामान वगैरह रखा जाता था, इसीलिए उसका नाम जो है वो फैक्ट्री पड़ा, क्योंकि यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको फैक्टर्स कहते थे। तो ये पूरा हायरार्की था कि सबसे पहले वाइसरॉय, फिर वेडोर डा फेजेंडा, उसके बाद कैप्टन्स, उसके नीचे फैक्टर्स। ठीक है, उसके टैक्सेस वगैरह, जो गोवा, दमन और दीव का रेवेन्यू था वो उन्हीं के पास जाता था, वो ब्रिटिशर्स के पास नहीं जाता था। ब्रिटिशर्स ने कोशिश करी थी गोवा को कैप्चर करने की बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया था ब्रिटिशर्स के लिए, और वो ज्यादा उस पर ध्यान भी नहीं दे रहे थे क्योंकि उनके पास सफिशिएंट टेरिटरी आ गई थी
तो और क्योंकि पोर्चुगीज की पॉलिसी ऐसी थी कि यहाँ पर काफी हद तक जो कल्चर था वो पोर्चुगल कल्चर से मिलता जुलता हो गया था। आज भी देखो, अगर गोवा में जाओगे तो वहां का जो कल्चर है वो रेस्ट ऑफ द इंडिया से बहुत अलग देखने को मिलता है, क्योंकि ऐसा मतलब पोर्चुगीज का इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस वहां आज भी देखने को मिलता है। तो क्योंकि वहां पे पोर्चुगल कल्चर बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो ज्यादा ब्रिटिश ने वहां पे इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं करी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं रिलीजियस पॉलिसीज। तो स्टार्टिंग में जब पोर्चुगीज इंडिया आए थे तो वो ट्रेडिंग के मकसद से ही आए थे, ज्यादा उनको रिलीजन वगैरह में इंटरफेयर करने का जरूरत नहीं था और वो टॉलरेंट पॉलिसी को अपनाते थे। लेकिन धीरे धीरे करके वो यहाँ पे कन्वर्जन्स करना स्टार्ट हो गए, मतलब प्रोसेलिटाइज करना स्टार्ट हो गए, लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट करने लगे। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करना चाहते थे। अब यहाँ पर क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड करने का एक रीजन ये भी है कि वो लोग यूरोप में अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड फिर से बनाना चाहते थे। अब पहले क्या था कि पोर्तुगल और स्पेन ये दो इंपॉर्टेंट पावर्स थे पूरे के पूरे यूरोप में। ब्रिटेन और फ्रांस ये सब अभी तक उतने इंपॉर्टेंट नहीं हुए थे, लेकिन धीरे धीरे करके जब ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड्स वगैरह राइज करने लगे तो पोर्तुगल और स्पेन को लगा कि यहाँ पर अगर हम कोशिश करें कि हम क्रिश्चियनिटी को ज्यादा स्प्रेड करते हैं तो इससे जो चर्च है, जो नोबल्स हैं, वो हमारे फेवर में आ जाएंगे। और अगर चर्च हमारे फेवर में आ गया तो काइंड ऑफ पॉसिबल हो सकता है कि यूरोप की जो सुप्रीम कंट्रोल है वो हमारे हाथ में रहे। तो इसीलिए पोर्चुगीज जो थे वो चाहते थे कि जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडियंस को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके, जिसमें एक डार्क फेज आता है इंक्विजिशन का। अब इंक्विजिशन का मतलब होता है फोर्स्ड तरीके से कन्वर्ट कराने की कोशिश करना, और प्लस जितना रिलीजियस एट्रोसिटीज हो सकता है कि जो दूसरे रिलीजन के लोग हैं उनके ऊपर एट्रोसिटीज की जाती थी। तो 1510 में गोवा को कैप्चर करने के बाद 1540s का जो टाइम था, वहां पे गोवा का जो इंक्विजिशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पर माना गया है कि वो गोवा की हिस्ट्री में या इंडियन हिस्ट्री में एक डार्क फेज की तरह देखा गया है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा अत्याचार हुए थे उन लोगों पर जो क्रिश्चियन बिलीफ्स को, क्रिश्चियनिटी को मानने से इनकार कर देते थे। तो इंक्विजिशन का मोटिव क्या था? तो इंक्विजिशन का मोटिव था टू कम्बैट हेरेसी एंड रीइंफोर्स कैथोलिक ऑर्थोडॉक्सी। अब हेरेसी का मतलब हुआ कि जो चर्च बोल रहा है, जो आपके रिलीजियस बुक्स में लिखा हुआ है, उसके अगेंस्ट आप अगर कुछ भी बोलते हैं, यानी नॉन रिलीजियस बिलीफ, कि जो धर्म में लिखा गया है उसके खिलाफ आप कुछ भी बोलते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उसको बोलते हैं हेरेसी। नॉन रिलीजियस बिलीफ का मतलब, हेरेसी का मतलब होता है नॉन रिलीजियस बिलीफ। तो नॉन रिलीजियस बिलीफ को कम्बैट करने के लिए, टैकल करने के लिए यहाँ पर इंक्विजिशन की पॉलिसी जो है वो पोर्चुगीज ने फॉलो करनी स्टार्ट कर दी कि अगर आपका जो सोच है, आपका जो थॉट्स है वो कैथोलिक चर्च से, जो हमारा रिलीजन है, उससे मैच नहीं करता है तो आपके खिलाफ एक्शंस लिए जाएंगे। प्लस इट ऑल्सो टारगेटेड दोज हु कन्वर्टेड बैक टू हिंदुइज्म और इस्लाम, कि जो लोग पहले मान लो उनके बहकावे में आकर के कन्वर्ट हो जाते थे, जो हिंदूज या मुस्लिम्स थे, क्योंकि प्रोमिनेंट यही रिलीजन्स अभी तक हमारे पास हैं। हिंदूज पहले से थे, मुस्लिम्स जो दिल्ली सल्तनत वगैरह का पीरियड आया उसके बाद से मुस्लिम्स भी इंडिया में आ गए। तो प्रोमिनेंट रिलीजन्स हमारे पास अभी हिंदूज और मुस्लिम्स ही हैं, खास करके साउथ में। वैसे बुद्धिज्म, जैनिज्म भी था क्योंकि इस समय तक इवॉल्व हो चुका था, बट इतना प्रोमिनेंट नहीं था जितना कि हिंदुइज्म और इस्लाम था। तो ये लोग टारगेट करते थे इन लोगों को कन्वर्ट करने के लिए। तो जो ऐसे हिंदूज या मुस्लिम्स थे जो रिकन्वर्ट होना चाहते थे, कि मतलब फिर से अपने ओरिजिनल फेथ को रिस्टोर करना चाहते थे, उनके खिलाफ भी यहाँ पर एक्शंस लिए जाते थे कि एक बार अगर आप क्रिश्चियनिटी में आ गए तो आपको क्रिश्चियन ही बने रहना है। Despite their missionary zeal, the Portuguese generally allowed freedom of worship to other religions, albeit with restrictions and discriminatory practices. लेकिन कहा जाता है कि भले ही इतना सब कुछ ये करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर भी एक सर्टेन लेवल पर जो रिलीजियस फ्रीडम है ये लोगों को प्रोवाइड करते थे, कि एकदम ऐसा भी नहीं होता था कि जो लोग मानने से इनकार कर देते थे। क्योंकि ये जो इंक्विजिशन वगैरह वाली चीज है ये गोवा में ही सबसे ज्यादा देखने को मिली, बाकी एरियाज में जहां पे इनका कंट्रोल था उतना ज्यादा ये चीज देखने को नहीं मिली। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट
सेंट का नाम आता है सेंट फ्रांसिस जेवियर। इनका चर्च अभी भी इनके नाम पे जो चर्च है वो अभी भी गोवा में लोकेटेड है। सेंट फ्रांसिस जेवियर को इंडिया में खास करके पोर्चुगीज ने बुलाया था, ये जो पूरा कन्वर्जन का चीज है उसको हैंडल करने के लिए, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप मोटिवेट करें ताकि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए। अब कन्वर्जन के लिए ये अलग अलग पॉलिसीज को फॉलो करते थे। तो सबसे पहला था इस्टेब्लिशमेंट ऑफ चर्चेस, कि वहां पर जो चर्च है उसको आप इस्टेब्लिश करेंगे। तो देखो क्या होता है कि आज भी अगर हम लोग घूमने वगैरह जाते हैं तो जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं उसको वर्शिप करते हैं, डिस्पाइट कि वो हिंदू का है कि मुस्लिम का है कि क्रिश्चियन का है। तो ये लोग बड़े बड़े चर्चेस बनाते थे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सके। प्लस अगर चर्च बनेगा तो चर्च को संभालने के लिए वहां पे और ज्यादा क्रिश्चियंस को बुलाया जाएगा, जो कि और ज्यादा कोशिश करेंगे कि अग्रेसिव तरीके से कैसे क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया जा सकता है। तो दे एम्ड एट अग्रेसिव प्रोपगेशन ऑफ द क्रिश्चियन फेथ। These missions were often accompanied by forced conversions with the local population coerced into adopting Christianity। आज भी देखो बहुत सारे ऐसे मिशनरी स्कूल्स वगैरह होते हैं जहां पर कि जो लोअर लेवल ऑफ इकोनॉमिक लेवल के जो लोग हैं उनको पैसे ऑफर किए जाते हैं कि अगर आप क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो लोग लोकल पॉपुलेशन थी, जो उतने अमीर नहीं थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास की ज्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, उनको ये लोग फोर्सफुली कन्वर्ट कराने की कोशिश करते थे। दूसरा मैट्रिमोनी, जैसा कि हमने देखा था कि लोकल पॉपुलेशन जो लोकल विमेन होती थी उनसे पोर्चुगीज मेन को एनकरेज किया जाता था कि आप शादी करिए ताकि जो बच्चे होंगे वो क्रिश्चियंस होंगे। उसके बाद अडॉप्शन एंड कन्वर्जन। अडॉप्शन कैसे, तो जो ऑर्फन्स होते थे उनको अडॉप्ट किया जाता था, खास करके जो हिंदू और मुस्लिम ऑर्फन्स होते थे उनको अडॉप्ट किया जाता था और उसके बाद उनको कन्वर्ट करा दिया जाता था क्रिश्चियनिटी में। और लास्ट, रिलीजियस restrictions. Legislation was enacted prohibiting Christians from employing Hindus and Hindu public worship was declared illegal. तो भले ही स्टार्टिंग में ये लोग रिलीजियसली टॉलरेंट थे, बट एक समय के बाद पब्लिक में हिंदू आइडल्स को वर्शिप करना यहाँ पर इलीगल हो गया था। तो अगर पोर्चुगीज का हम हिस्ट्री देखें ना, राइट फ्रॉम मेडिवल टाइम, तो इनका ये जो रिलीजियस कन्वर्जन का हिस्ट्री है ये बहुत पहले से चला आ रहा है। इनफैक्ट मुगल टाइम में भी पोर्चुगीज जो थे वो इंडिया आए थे। अकबर ने इनको इनवाइट किया था अपने कोर्ट में। अगर थोड़ा बहुत आइडिया है मुगल एम्पायर के बारे में, तो अकबर ने एक नया रिलीजन एस्टैब्लिश किया था, दीन-ए इलाही। और वो दीन-ए इलाही जो था ना, वो जितने भी इंपॉर्टेंट रिलीजन्स थे या जितने भी रिलीजन्स थे उस टाइम पे, उन सब की अच्छी अच्छी बातों को मिला करके बना था। तो उस समय अकबर के अंदर बहुत जिज्ञासा थी, वो जानना चाहते थे कि क्रिश्चियनिटी कैसा है, क्रिश्चियनिटी में क्या चीजें हैं, लोग क्या मानते हैं, उनकी बिलीफ्स कैसी हैं, उनका कल्चर कैसा है। तो उन्होंने पोर्चुगीज को एक लेटर लिखा था, उस समय जो पोर्चुगल किंग थे उनको लेटर लिखा था कि आप अपने तरफ से 2 स्कॉलर्स या 2 प्रीस्ट्स को भेजिए। ऐसा ही हुआ, अकबर के कोर्ट में 2 प्रीस्ट आते हैं। वो आते, अकबर उनको बुलाते हैं इस मोटिव से कि वो जानना चाहते हैं कि क्रिश्चियनिटी क्या है, क्रिश्चियनिटी के बारे में क्या कल्चर है ये। बट वो इस मोटिव से आते हैं कि वो अकबर को कन्वर्ट कर दें फ्रॉम इस्लाम टू क्रिश्चियनिटी। बट ऐसा हो नहीं पाता है और वो लोग वापस चले जाते हैं। उसके बाद 3 ऐसे और, मतलब पहला मिशन ये हो गया जो अकबर ने बुलाया, 2 और मिशन ऐसे आए ताकि मुगल कोर्ट को या मुगल किंग को कन्वर्ट किया जा सके इनटू क्रिश्चियनिटी। और एक बार किंग कन्वर्ट हो गया तो नॉर्मल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है, उसको कन्वर्ट कराना और ज्यादा आसान हो जाता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो पोर्चुगीज हैं उनके रिलीजियस पॉलिसी में। तो इन सितंबर, ये दिख रहा है ना, इन सितंबर 1579 अकबर सेंट अ लेटर टू द गोवा रूलर्स seeking the dispatch of 2 scholarly priests। अब देखो 1502 में जो पोर्चुगीज हैं वो आए हैं। अभी तक मुगल एम्पायर बहुत स्ट्रांग है, मुगल एम्पायर को कुछ नहीं हुआ है अभी ये लोग इसीलिए ट्रेडिंग ही कर रहे हैं। तो मुगल एम्पायर इस समय जो
अब 1502 है तो इस समय मुगल एम्पायर में अकबर का जो रूल है या अकबर से पहले वाले एग्जैक्ट तो 1579 में तो अकबर है, बट 1502 में शायद अकबर के पहले जहांगीर, अकबर के पहले हुमायूं, हाँ हुमायूं जो थे, हुमायूं का रूल चल रहा था जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे। उसके बाद अकबर यहां पर भेजते हैं लेटर गोवा के रूलर्स को, क्योंकि गोवा अभी तक 1579 है तो 1510 में ही गोवा को कैप्चर कर लिया है, तो गोवा के रूलर्स को भेजते हैं कि आप अपनी तरफ से 2 प्रीस्ट्स को भेजिए। द चर्च लीडर्स इन गोवा eagerly accepted the invitation, seeing it as an opportunity to convert the emperor, his court and the people to Christianity. The task was assigned to रोडोल्फो एक्वावीवा एंड एंटोनियो मॉन्सेरेट। कभी कभी किसी किसी एग्जाम में इन 2 प्रीस्ट्स का नाम पूछ लेता है, तो मतलब इनका जो टाइटल है वो बस याद रखोगे तो काम हो जाएगा। बोथ जेसूट प्रीस्ट्स। द सेकेंड मिशन समन्ड बाय अकबर इन 1590 एंडेड सिमिलरली इन 1592। फर्स्ट मिशन में भी वो लोग फेल हो गए, सेकेंड मिशन में भी फेल हो गए। उसके बाद थर्ड मिशन अगेन समन्ड बाय अकबर अराइव्ड एट लाहौर इन 1595 एंड रिमेन्ड एज अ टाइप ऑफ परमानेंट इंस्टीट्यूशन एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ऑन सेक्युलर पॉलिटिक्स। कि 1595 में जब अकबर ने इनको तीसरी बार बुलाया तो कोशिश तो अभी भी इनकी यही थी कि अकबर को कन्वर्ट करा लिया जाए, लेकिन पहले ये लोग वापस चले जाते थे, अगर फेल हो जाते थे तो वापस गोवा चले जाते थे। लेकिन इस 1595 में जो तीसरा मिशन आया उसके बाद ये लोग परमानेंटली अकबर के कोर्ट में ही रह गए, वहां से वापस नहीं गए। द मिशन वॉज लेड बाय फादर जिरोम जेवियर एंड इमैनुअल पिन्हेरो। व्हेन प्रिंस सलीम यानी जहांगीर ascended the throne as Jahangir, he appeased Muslims by ignoring the Jesuit priests. अकबर ने तो इनको बहुत इज्जत से, बहुत अच्छे से अपने कोर्ट में जगह दी कि आप लोग आइए, अपना जो धर्म है उसके बारे में बताइए, ये सारी चीजें अकबर ने करी। लेकिन जब जहांगीर ने असेंड किया थ्रोन तो उन्होंने अपने नॉर्मल पब्लिक को बोला कि स्पेशली मुस्लिम्स को कि आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, ये जो बात बोल रहे हैं उनका कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, ignore them. However, his short separation from the Jesuits gradually resolved and in 1606 he reinstated his favor to them. मतलब जो अकबर की पॉलिसी थी 1606 में दोबारा से जहांगीर ने वो अडेप्ट कर ली। They were permitted to keep the exquisite and large church in Lahore as well as the collegium or priests quarters. मतलब जो भी इनका तरीका था वो ये दोबारा से कंटिन्यू कर सकते थे, जो भी इनकी पॉलिसीज थी, जो चर्च वगैरह ये अपना पैलेस वगैरह बनाया था, आप वहां रह सकते हैं, अपनी वर्शिप वगैरह आप इजीली कर सकते हैं। बट जिस मोटिव से ये आए थे कि मुगल एम्परर को कन्वर्ट कर देंगे तो पूरा का पूरा इंडिया जो है वो एक ही बार में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, उस मिशन में ये लोग कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाए। बट हाँ, फोर्सफुली यहाँ पे किसी भी एम्परर को कन्वर्ट कराने की कोशिश नहीं हुई, क्योंकि सोचो फोर्सफुली आप कॉमन पीपल को कन्वर्ट कर सकते हैं, एम्परर को अगर फोर्सफुली कन्वर्ट कराने की कोशिश की जाएगी तो इतना स्ट्रांग था मुगल एम्पायर कि वो इजीली पोर्चुगीज को इंडिया से बाहर भी निकाल सकते थे। तो ये रिस्क वो लेना नहीं चाहते थे। रिलीजियस कन्वर्जन करना था लेकिन ट्रेड को हैम्पर करके नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग मोटिव क्या था, प्राइमरी मोटिव क्या था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसीलिए। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी सोशल पॉलिसीज। The Portuguese initially respected the Indian caste system, but later introduced new social hierarchies based on religion and occupation. तभी देखो गोवा, अभी तो उत्तराखंड भी हो गया है, बट इसके पहले गोवा इंडिया का इकलौता ऐसा स्टेट था जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉलो होता है, और इसका नाम है पोर्चुगीज यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड? बहुत ज्यादा न्यूज में है अभी। सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। तो देखो इंडिया में ना 2 तरीके की लॉज हैं, पब्लिक लॉज और पर्सनल लॉज। पब्लिक लॉज यानी कि आप कोई क्राइम अगर करते हैं,
क्राइम यानी कि मर्डर कर लिया, चोरी कर लिया, ये सारा अगर कुछ किया, तो वो पब्लिक को अगर नुकसान पहुंचाने वाला क्राइम है तो वो होता है पब्लिक लॉज, जो कि गवर्न होते हैं। अब तो 3 नया लॉज आ गया है, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय सुरक्षा संहिता और एक और जो है नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये तीनों पहले क्या थे? सीआरपीसी, आईपीसी और सीपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और इंडियन पीनल कोड। उन्हीं को अभी रिप्लेस कर दिया गया है। तो ये है तीनों पब्लिक लॉज। हाँ, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था। अब पर्सनल लॉज क्या होते हैं? तो आपका मैरिज, शादी, डिवोर्स, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, कि कैसे आगे आने वाली जनरेशंस आपकी वेल्थ को कैसे इनहेरिट करेंगी, ये सब कुछ पर्सनल लॉज में आता है, क्योंकि ये गवर्नमेंट एनफोर्स नहीं कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीगैमी हिंदुइज्म में अलाउड नहीं है, बट इस्लाम में अलाउड है। तो ये एक पर्सनल लॉ है कि क्योंकि उनका शरिया इस चीज को अलाउ करता है तो वो अलाउड है, और हमारे जो ग्रंथ है, हमारा जो पुराण है या जो रिलीजियस टेक्स्ट है हिंदुइज्म का, वो इस चीज को अलाउ नहीं करता है, तो हमारे लिए वो एक क्राइम है। वो स्टार्ट हुआ था, बट पहले जो पॉलीगैमी होता था ना, तो कॉमन पब्लिक के लिए पॉलीगैमी तब भी नहीं देखोगे, जितना भी देख लो, वो जितने होते थे राजा महाराजा जो होते थे ना, वो करते थे, क्योंकि वो करते थे अपना टेरिटरी एक्सपेंशन के लिए। उनका जो मैरिज का मोटिव ये नहीं होता था कि ये मैरिज करके उनको पर्सनल बेनिफिट के लिए, वो पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए मैरिटल अलायंसेस करते थे। तो जनरल पब्लिक के लिए पॉलीगैमी तब भी उतना कॉमन नहीं था, और बाद में तो इंडिपेंडेंस के बाद उसको इलीगल ही कर दिया गया कि हिंदुइज्म में पॉलीगैमी अलाउड नहीं है। बट आज भी देखो बहुत सारे केसेस में पॉलीगैमी देखने को मिलेगा हिंदुइज्म में भी। वो इसलिए होता है क्योंकि जब तक, जैसे एक आदमी है, उसने मान लो 2 शादी कर ली, जब तक उसकी फर्स्ट वाइफ कंप्लेंट नहीं करती है जाकर के कि मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, तब तक जो दूसरी शादी है वो इलीगल डिक्लेयर नहीं होती है। तो अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तीनों के बीच में, तो वो चीज अलाउड हो जाती है। ये एक लूप होल है, जो कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाता है, हाँ तुम लोग बहुत खुश हो रहे हो, कर लेना, तुम लोग भी कर लेना, ठीक है, उसके बाद सब हंसी खुशी रहना, फिर तुमको भी बिग बॉस में बुलाया जाएगा। चलो बाद में वो क्लास के बाहर डिस्कस करना। तो पोर्चुगीज जो थे, उन्होंने जब यहाँ पे अपना कानून बनाया था, उसी टाइम पे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया था। तो गोवा में आज भी जो हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो, क्रिश्चियंस हो, उनके लिए एक ही लॉ होता है हर चीज से रिलेटेड, मतलब मैरिज, अडॉप्शन, ये सब चीज से। तभी वहां की जो सोसाइटी है वो थोड़ी ज्यादा इवॉल्व है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया। वहां पे वेस्टर्न कल्चर जो है वो ज्यादा देखने को मिलता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द इंडिया, क्योंकि वहां पे पोर्चुगल इन्फ्लुएंस जो है वो आज भी देखने को मिलता है। तो स्टार्टिंग में जो पोर्चुगीज थे, उन्होंने कास्ट सिस्टम को सपोर्ट किया, बट बाद में अपना खुद का सिस्टम यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद एजुकेशन की बात करें तो पोर्चुगीज एस्टैब्लिश स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू स्प्रेड वेस्टर्न एजुकेशन एंड प्रमोट क्रिश्चियनिटी। कोई इसमें नया चीज नहीं है। जो भी नया अगर कोई रूलर आता है तो वो सबसे पहले टारगेट करता है एग्रीकल्चर को, फिर एजुकेशन को टारगेट करता है, ताकि अगर छोटे छोटे बच्चों को सिखाया जाएगा कि दूसरे कल्चर के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी और अपने कल्चर के बारे में उनको डिमीन करने की कोशिश की जाएगी, तो आज नहीं तो कल उनको लगेगा कि यार चलो बेटर है कि हम लोग दूसरे कल्चर में ही कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद सम पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटर्स एंड मिशनरीज एडवोकेटेड फॉर सोशल रिफॉर्म्स सच एज अबॉलिशन ऑफ सती एंड चाइल्ड मैरिज, बट विथ लिमिटेड सक्सेस, क्योंकि लार्ज लेवल पे ये लोग इंप्लीमेंट नहीं कर सकते थे, इतना कंट्रोल ही नहीं था इनके पास। देखो बाद में हम देखेंगे कि सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स जब पढ़ेंगे कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स थे जो कि इन सब लॉज को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट कर पाए, क्योंकि जो कंट्रोल ब्रिटिशर्स के पास था वो कंट्रोल पोर्चुगीज के पास नहीं था। बट अपने लेवल पे इन्होंने सोशल रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करी। उसके बाद बात करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की। तो अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसमें बहुत क्लियर हो चुका है कि इनकी इकोनॉमिक पॉलिसी जो थी वो अपने ट्रेड को मैक्सिमाइज करने पे फोकस करते थे। तो चाहे वो कार्टेज सिस्टम हो या वो ब्लू वाटर पॉलिसी हो, वो सब इनके इकोनॉमिक पॉलिसी में ही
आ जाएगा। तो सबसे पहला तो उनका प्राइम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो था वो था स्पाइस ट्रेड, क्योंकि उसी के लिए आए थे। ब्लैक पेपर, सिनेमन, नटमेग, इन सब का बहुत ज्यादा डिमांड होता था। दूसरा, अपनी मोनोपोली बनानी थी। तो मोनोपोली बनाने के लिए कौन सा पॉलिसी था इनका? कार्टेज और ब्लू वाटर। उसके बाद लैंड रेवेन्यू के लिए तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू सिस्टम जो है वो अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, एक नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस किया टू जनरेट इनकम, ऑफन लीडिंग टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पेजेंट्स। और लास्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर, कि इनका जो भी टेरिटरी थी इनके कंट्रोल में, उसमें रोड्स, पोर्ट्स, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनवाया ताकि बेटर इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हो सके। ठीक है, पोर्चुगीज में कोई डाउट? क्लियर? अब शुरू करते हैं डच की कहानी। तो डच जो है, हाँ, जेरोम जेवियर और इमानुएल पिन्हेरो थर्ड वाले में आए थे, और फर्स्ट वाले में एक्वाविवा और एंटोनियो मॉन्सेरेट। सेकंड वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं था तो इसीलिए उसका नाम नहीं लिखे। अब ये मैप जो है, क्योंकि डच सेटलमेंट्स का अलग से कोई ढंग का मैप मिला नहीं, तो इसमें जितने भी यूरोपियंस का सेटलमेंट्स जो इंडिया में आए, कहां कहां उन्होंने सेटलमेंट बनाया, वो यहां पर दिख रहा है। तो पहले तो पोर्चुगीज का रिवाइज करते हैं। ये है रेड और ग्रीन वाला पोर्चुगीज है। तो सबसे पहला कहां बना था? कोचिन। उसके बाद यहां कैलिकट है, कैननोर है, गोवा, बसीन, बॉम्बे, सूरत, दमन, दीयू, फिर इधर मछलीपट्टनम, नागपट्टनम, त्रिकोणमली, ये तो श्रीलंका का पार्ट हो गया, और उसके बाद यहां हुगली। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें, क्योंकि ये सारा तो लगभग पूरा साउथ इंडिया में ही आ जाएगा, नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो सिर्फ एक ही फैक्ट्री थी पोर्चुगीज की, जो कि हुगली में लोकेटेड थी। ठीक है, अब बात करते हैं डच की। डच ओरिजिनली कहां से बिलोंग करते हैं? कहां के लोगों को डच कहा जाता है? नीदरलैंड्स। पोलैंड वालों को पॉलिश कहा जाता है, नीदरलैंड्स के लोगों को डच कहा जाता है। तो ये जो रेड, व्हाइट और ब्लू कलर का झंडा है ना, जो कि ऐसे है, वो नीदरलैंड्स का है, और जो ऐसे है वो फ्रांस का है। ठीक है, तो ये आए तो इन्होंने अलग अलग जगहों पर अपना कंट्रोल जो है वो बनाया। तो यहां देखो, माहे, कोचिन, कोचिन में ही सबसे पहला, सॉरी कोचिन, अच्छा हाँ, माहे फ्रेंच है, सॉरी। माहे जो है वो फ्रेंच का है। कोचिन है, उसके बाद पुलिकट है, फिर मछलीपट्टनम है, नागपट्टनम है, त्रिकोणमली, जाफना तो वहां, त्रिकोणमली भी श्रीलंका में ही है, जाफना भी श्रीलंका में है। उसके बाद यहाँ चिंसूरा हो गया, फिर यहाँ पटना भी है। पटना में भी डच का सेटलमेंट था, जो इन्होंने 1632 में बनाया था, और पोर्चुगीज का सेटलमेंट पटना में नहीं था। तो हम इंडिया में सेटलमेंट्स देख रहे हैं ना, श्रीलंका में तो रहेगा ही, पर हम लोग इंडिया का सेटलमेंट्स देख रहे हैं। श्रीलंका में तो बहुत सारा है, श्रीलंका में कोलंबो में भी है, गाले में भी है, मतारा में भी है। ठीक है, तो इंडिया में कहाँ कहाँ है? तो इंडिया में कोचिन हो गया, उसके बाद नागपट्टनम हो गया, पुलिकट हो गया, मछलीपट्टनम हो गया, चिंसूरा हो गया, पटना हो गया। ज्यादा डच जो है वो इंडिया में एक्सपैंड नहीं कर पाए, क्योंकि जैसे ही डच आए साइमल्टेनियसली उनके साथ साथ ही पीछे पीछे मान लो कि एक आध साल के अंतराल पे ही ब्रिटिश भी आ गए। और एक बार जब ब्रिटिश आ गए उसके बाद तो भले ही उसके बाद डेन्स भी आए और फ्रेंच भी आए, बट ब्रिटिश के आ जाने के बाद, क्योंकि ब्रिटिश का जो सिस्टम था वो इतना स्ट्रांग था कि किसी और को इंडिया में रहने की जगह नहीं मिली, तो धीरे धीरे करके जो डच थे
वो पोर्चुगीज के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए और इंग्लिश या ब्रिटिश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट्स में इन्वॉल्व हो गए। और जो डच थे उनको कंप्लीटली, जैसे पोर्चुगीज का तो फिर भी कुछ सेटलमेंट्स बच गया था इंडिया में, डच को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया था इंग्लिश ने या ब्रिटिश ने इंडिया से। ठीक है, तो डच की जो कहानी है, डच भी आते हैं यही पोर्चुगीज को देख के ही, क्योंकि वो, लेकिन डच का जो मेजर फोकस रहता है ना वो साउथ ईस्ट एशिया पे, जो इंडोनेशिया मलेशिया वाला रीजन है, वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ साथ हम उसको भी कंट्रोल करें। जैसे बाकी जो लोग आए थे वो प्राइमरी एम उनका इंडिया ही था, बाकी जगह तो वो बाद में एक्सपैंड करते हैं, लेकिन प्राइमरी एम उनका इंडिया ही था। बट डच का जो प्राइमरी एम था वो इधर जो एरिया पूरा लोकेटेड है ना साउथ ईस्ट एशिया का, इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, ये सब में उनका ज्यादा फोकस था। तो इसी वजह से जब डच और इंग्लिश का जब कॉन्फ्लिक्ट हम देखेंगे आगे कि कैसे डच को एलिमिनेट किया जाता है, तो इंग्लिश जो है या ब्रिटिश जो है वो डच को यही बोलते हैं कि चलो समझौता कर लेते हैं, इंडिया जो है वो हमारा रहेगा और साउथ ईस्ट एशिया जो है वो तुम्हारा रहेगा, ना हम तुम्हारी टेरिटरी में इंटरवीन करेंगे और ना तुम इंडिया में किसी तरीके का इंटरफेरेंस जो है वो करोगे। डच के लिए भी सही सौदा था, उनको भी कोई नुकसान नहीं था इसमें, तो वो लोग भी खुशी खुशी इंडिया से चले जाते हैं। तो अगर डच की कहानी हम स्टार्ट करें तो मोटिवेशन तो बहुत क्लियर है कि जो स्पाइस ट्रेड था उससे मोटिवेट होकर के, प्लस पोर्चुगीज ने जो मोनोपोली बना ली थी। अब देखो, जब ओटोमन एम्पायर ने मोनोपोली बनाई थी तो यहाँ पर पोर्चुगीज ने कोशिश करी कि उनकी मोनोपोली को हम ब्रेक करें और उसके बाद उन्होंने वास्को ड गामा को भेजा। तो जब ओटोमन एम्पायर की मोनोपोली नहीं चल पाई तो पोर्चुगीज कोई भगवान के भेजे दूत तो थे नहीं कि उनकी मोनोपोली चल जाएगी, तो उनको उनकी मोनोपोली को तोड़ने के लिए आते हैं डच, और डच आते हैं सबसे पहले 1596 में। तो हो गया ना लगभग 100 साल का। 1502 में बना था पहला पोर्चुगीज फैक्ट्री और 1596 में यहाँ डच जो है वो इंडिया आ रहे हैं। तो 94 इयर्स का यहाँ समय जो है वो निकल गया। उसके बाद जो डच हैं उनको या बाकी के जो यूरोपियन पावर्स हैं उनको रियलाइज हुआ कि ये पोर्चुगीज जो हैं वो अब पानी जो है सर से ऊपर जा चुका है और इनकी दादागिरी जो है वो अब ज्यादा बढ़ गई है, तो इनको अब रास्ते से हटाना पड़ेगा। तो डच आते हैं, फंडेड एन एक्सपेडिशन, द डच मर्चेंट्स फंडेड एन एक्सपेडिशन लेड बाय कॉर्नेलिस डी हॉटमैन टू द इंडियन ओशन। ये नाम थोड़ा इंपॉर्टेंट है स्टेट पीसीएस के लिए, खास करके यूपीएससी के लिए तो नहीं, बट स्टेट में कभी कभी पूछ लेता है कि पहला एक्सपेडिशन जो था वो कौन लीड कर रहा था। डच का जो पहला एक्सपेडिशन था, टाइटल याद रखना, फर्स्ट और सेकेंड नेम नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। तो दो फोकस्ड ऑन इंडोनेशिया, इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ डच इन्वॉल्वमेंट इन द एशियन ट्रेड। उसके बाद 1602 में जो डच गवर्नमेंट है वो अपना डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एस्टैब्लिश करती है, जिसको कि मतलब क्योंकि वो डच लैंग्वेज में वो वी से स्टार्ट होता है तो इसीलिए इसका नाम VOC है। लास्ट के कुछ स्लाइड्स में ये जो पूरा नाम है वो दिया हुआ है, बट ये नाम नहीं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी याद रखना है, जिसको कि 1602 में मतलब डच अब एक जो मिशन है वो आया। तो ऐसी बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज जो हैं वो नीदरलैंड्स में लोकेटेड थी, तो कुछ ट्रेडिंग कंपनीज का ग्रुप बना करके उनको मर्ज करके बनाया गया डच ईस्ट इंडिया कंपनी, और उस कंपनी को फिर 1602 में इंडिया भेजा गया। तो द डच गवर्नमेंट मर्ज्ड वेरियस ट्रेडिंग कंपनीज इनटू द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अच्छा, इनको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं? हाँ, भारत ईस्ट में है और ईस्ट में आना था, मतलब इंडिया आना था इनको, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। ग्रांटिंग इट एक्सटेंसिव पावर्स इंक्लूडिंग द राइट टू बिल्ड फोर्ट्स, मेंटेन आर्मीज एंड नेगोशिएट ट्रीटीज। दिस सेंट्रलाइजेशन वाज क्रूशियल फॉर कोऑर्डिनेटिंग देयर एशियन वेंचर्स। अब जब पोर्चुगीज इंडिया में आए थे उसके बाद उन्होंने अपना मिलिट्री जो है उस पर कंट्रोल, थोड़ा मिलिट्री कंट्रोल किया, फोर्ट वगैरह बनाया। तो पोर्चुगीज एक सिस्टम बना चुके थे कि अगर इंडिया आना है तो कैसे आप अपना जो कंट्रोल है उसको और ज्यादा कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो इनको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये पहले ही सब चीज के लिए परमिशन लेके आए थे कि हमको फोर्ट बनाना होगा, हमको अपनी आर्मी मेंटेन करनी होगी, प्लस हमको जो लोकल यहाँ के लोग हैं या रूलर्स हैं
उनके साथ ट्रीटीज भी साइन करनी होगी ताकि हम अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड को बना सके। तो ये सब परमिशन ये लेके आए थे ताकि ये अपने एशियन वेंचर्स को बेटर कंट्रोल कर सके। अब हर चीज के लिए अगर बार बार इनको नीदरलैंड से परमिशन लेना पड़ता तो कभी भी ये यहाँ पर जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसको नहीं बना पाते। उसके बाद अगर डच के एक्सपेंशन की बात करें तो इनका फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट जो है वो इन्होंने एस्टैब्लिश किया पुलिकट में इन 1605 ऑन द कोरोमंडल कोस्ट। कोरोमंडल कोस्ट कौन सा साइड पे है, ईस्ट की वेस्ट? इधर, यहां है पुलिकट। तो पुलिकट में 1605 में इन्होंने अपना पहला जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो एस्टैब्लिश किया। दिस बिकेम अ सिग्निफिकेंट हब फॉर देयर टेक्सटाइल ट्रेड पर्टिकुलरली इन कॉटन एंड सिल्क। द डच सेटअप। उसके बाद 1616 में सूरत में अपनी फैक्ट्री बनाई। अ मेजर पोर्ट सिटी ऑन द वेस्टर्न कोस्ट विच वॉज वाइटल फॉर द ट्रेड इन टेक्सटाइल्स, इंडिगो एंड सॉल्ट पीटर। सॉल्ट पीटर जो है वो गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता है, एक तरीके का मिनरल है जो कि गन पाउडर बनाने में यूज किया जाता है। बिहार में ये बहुत ज्यादा उस समय पाया जाता था। उसके बाद फिर इन्होंने कैप्चर किया 1641 में मलक्का। मलक्का अभी तक ये तो पता है कि मलक्का जो है वो पोर्चुगीज ने पहले ही कैप्चर कर लिया था, एल्बुकर्की के टाइम पे मलक्का को कैप्चर कर लिया था। तो मलक्का जो है वो मलेशिया की एक सिटी का भी नाम है, ठीक है। तो मलक्का सिटी जब कैप्चर कर लेते थे तो स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो इजीली कैप्चर हो जाता था। तो इन्होंने 1641 में पोर्चुगीज से लड़ाई करके जो मलक्का है उसको कैप्चर कर लिया। उसके बाद सिलोन को कैप्चर किया, यानी सिलोन उस समय श्रीलंका को बोलते थे 1658 में, गेनिंग एक्सेस टू सिनेमन एंड अदर वैल्यूएबल स्पाइसेस। उसके बाद नागपट्टनम, इसको नागपट्टिनम भी बोलते हैं, को कैप्चर किया 1674 में, मेकिंग देयर मेन बेस इन इंडिया। दिस पीरियड सॉ द पीक ऑफ डच कमर्शियल एक्टिविटीज इन द रीजन। अब ये जब चल रहा था तो ब्रिटिश जो थे वो ऐसे ही तो नहीं बैठे होंगे, उनको भी तो लग रहा होगा कि ये जो डच हैं वो ज्यादा हवा में उड़ रहे हैं। तो ब्रिटिश का अब यहाँ पर जो डच थे वो ब्रिटिश की नजर पे चढ़ गए थे कि अब किसी तरीके से इनको जो है वो हमको नीचे लाने की जरूरत है, ताकि क्योंकि पोर्चुगीज जो थे उनको किसी ज्यादा बाहर वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी थी पोर्चुगीज के लिए। ब्रिटिश उनको इजीली डिफीट कर रहे थे पोर्चुगीज को, क्योंकि इंटरनली पोर्चुगीज इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके थे, इंटरनल डिस्टर्बेंस इतना ज्यादा था कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। ऐसा था कि अंदर से उनका जो महल था वो पूरी तरीके से खोखला हो चुका था। तो ब्रिटिश ने फूंक मारी और पोर्चुगीज जो थे वो धराशायी हो गए, ठीक है। लेकिन डच के साथ ऐसा नहीं था। डच जो थे वो कंसोलिडेशन पे कंसोलिडेशन किए जा रहे थे। तो अब उसके बाद अगर ये उस दिन मैप पे जो दिखा रहे थे कि स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो यहाँ मलेशिया और सिंगापुर के बीच में जो स्ट्रेट है उसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ मलक्का। तो कोई बोला था कि श्रीलंका और उसके बीच में लोकेटेड है, नहीं, श्रीलंका यहाँ है। तो यहाँ और स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो यहाँ है, ठीक है। इंडिया का मैप गलत है, अच्छा सॉरी, ये हम ध्यान नहीं दिए। कश्मीर हमारा है भाई। तो कहां कहां अभी हम लोग देखें कि कहां कहां डच ने अपना कैप्चर जो है वो किया। सबसे पहला सूरत, ये रहा सूरत, इसमें भले ही फ्लैग नहीं बनाया है बट इसको कैप्चर किया था। उसके बाद पुलिकट, पुलिकट में 1605 में। उसके बाद नागपट्टनम, ठीक है। तो यहां पर ये जो डच थे उन्होंने अपना जो टेरिटरीज है या अपना जो फैक्ट्रीज है उसको एस्टैब्लिश किया। कोचिन में तो किए ही थे, लेकिन कहां कहां कैप्चर किया था, कैसे कैसे एक्सपैंड किया था उसकी बात हो रही है यहां पर, ठीक है। उसके बाद इन्होंने अपना जो नेटवर्क्स है उसको और ज्यादा स्ट्रांग बनाया। तो कौन कौन सी चीजों में ये ट्रेड करते थे? तो स्पाइसेस इंक्लूडिंग पेपर, सिनेमन, क्लोव्स, नटमेग,
टेक्सटाइल्स, कॉटन एंड सिल्क, इंडिगो, सॉल्ट पीटर एसेंशियल फॉर गन पाउडर एंड ओपियम। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? हाँ, ओपियम चरस गांजा जो नशीला सब्सटेंस होता है उसको बोलते हैं। इंडिगो नील जो कलर बनाने के लिए यूज किया जाता है ना, नेचुरल कलर, उसको। बाकी स्पाइसेस का तो उम्मीद हमको है नहीं कि आईडी। हाँ, इंडिगो का आगे देखेंगे। इंडिगो के लिए पूरा रिवोल्ट हो गया था, इंडिगो रिवोल्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद डच ने अपनी जो फैक्ट्रीज हैं वो बनाई, मछलीपट्टनम, चिंसूरा, उसके बाद कोचिन में और वेरियस अदर। और ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुका है, आई थिंक यूपीएससी के किसी, अभी इस स्लाइड में आगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो इंक्लूड किए हैं कि डच ने अपना फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ बनाया था। तो उसमें हर एक ऑप्शन में 3-3 नाम दिया था और उसमें से मैच द फॉलोइंग नहीं था। क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर डच फैक्ट्रीज, ABCD में दिया हुआ है, हर में 3-3 जगह का नाम दिया है और उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी जगह पे डच ने अपनी फैक्ट्रीज जो है वो बनाई थी। और लास्ट में लिख दिया था ऑल ऑफ द अबव। अब बात करते हैं डच और इंग्लिश की राइवलरी की, कि कैसे डच और ब्रिटिश के बीच में, जो इंग्लिश और ब्रिटिश इंटरचेंजेबली यूज होगा तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बना और 1600 में बना इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, भले ही इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बन 1600 में ही गया और डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1602 में बना, लेकिन जब हम लोग अराइवल का टाइमलाइन पढ़ते हैं ना, तो पहले पोर्चुगीज के बाद डच ही आते हैं, क्योंकि इंग्लिश जो है वो इसके बाद आते हैं। भले ही कंपनी पहले बन गई थी बट अराइवल जो है वो उनका बाद में हुआ था, क्योंकि ये लोग कब आए थे? डच जो हैं वो कब आए? 1596। और पोर्चुगीज कब आए? 1498। जब भी पढ़ो ना, नोट्स जब बनाओ, तो स्टार्टिंग में एक टाइमलाइन बनाने का कोशिश करना इंपॉर्टेंट इवेंट्स का। उससे क्या होगा कि तुम्हारा रिलेट कर पाओगे कि अब हम कहां तक पहुंच चुके हैं। वरना हिस्ट्री का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है जब डेट्स याद नहीं रहते हैं। डेट्स याद नहीं रहते हैं तो सारा जितना इवेंट्स होता है उसका खिचड़ी बन जाता है। हाँ, सब एक ही जैसा लगने लगता है, क्योंकि सब एक ही चीजें कर रहे हैं तो सब एक ही लगेगा, बस नाम अलग अलग है। एक ही जगह पे सब अपनी फैक्ट्रीज बना रहे हैं, तो कर तो सब एक ही चीज रहे हैं, लेकिन फिर भी याद करना है। उसके बाद डच और इंग्लिश की राइवलरी जो शुरू होती है वो होती है अम्बोयना मसाकर से। इंडोनेशिया में एक जगह है, एम्बन नाम का एक सिटी है जिसको कि अम्बोयना भी बोलते हैं। वहां पर जो डच हैं वो क्या करते हैं कि 10 इंग्लिशमैन को और 9 जापानीज को मार देते हैं। कुछ लड़ाई हुई होगी जिसमें कि 10 ब्रिटिशर्स को और 9 जापानीज को मार दिया जाता है, और ये चीज जो ब्रिटिश हैं वो इसको पकड़ लेते हैं। और उसके बाद जो डच और ब्रिटिश की जो लड़ाई है वो इसी से स्टार्ट होती है कि यहाँ पर, मतलब सोचो, भले ही 19 लोग ही मरे हैं बट इसको मसाकर का नाम दिया गया है, तो इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा पड़ा होगा। जलियांवाला बाग को भी मसाकर बोला जाता है, जिसमें करीब करीब तो नहीं तो 300-500 लोग, जो एटलीस्ट मिनिमम जो ऑफिशियल फिगर्स हैं वो ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पर इनको जब मार दिया जाता है तो जो इंग्लिश हैं वो इस बात का खुन्नस जो है वो डच से ले लेते हैं कि अब जो है वो डच को हम इंडिया में नहीं रहने देंगे। उनको एक बेसिकली बहाना चाहिए था, ऑलरेडी वो डच को बाहर निकालना चाहते थे, और जब ये चीज हुई तो ये उसको और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देती है। जैसे बोलते हैं ना कि रिवोल्ट ऑफ 1857 का इमीडिएट कॉज था एनफील्ड राइफल, तो पहले भी रिवोल्ट के तो और भी कॉजेस थे ही। तो यहाँ पर ब्रिटिश जो है वो डच को अलग अलग कारणों से बाहर निकालना चाहते थे, जिसमें मेजर था कि उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल के रास्ते में आ रहे थे डच। तो यहाँ पर अब उनको अम्बोयना मसाकर के बाद बहाना मिल जाता है, और वो क्या करते हैं कि 1616 में जो डच और ब्रिटिश हैं दोनों ही सूरत में अब उनकी फैक्ट्री है, और सूरत बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट है। पूरा हिस्ट्री में देखो, प्रेजेंट में भी देखो, तो सूरत का इंपॉर्टेंस जो है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा है। तो दोनों अब यहाँ पर उसको कंट्रोल करने के लिए कंपटीशन में
आ जाते हैं। तो कंपटीशन वाज फियर्स विद ईच साइड अटेम्प्टिंग टू अंडरकट द अदर इन ट्रेड डील्स एंड इन्फ्लुएंस द लोकल रूलर्स। उसके बाद 1609 में जो डच हैं वो अपना पुलिकट में जो ट्रेडिंग पोस्ट है उसको एस्टैब्लिश करते हैं, विच बिकेम अ सिग्निफिकेंट। अब कोरोमंडल कोस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तो पुलिकट और मद्रास, अब इनका लोकेशन देखो तब इजीली समझ में आएगा कि क्यों यहां पर हो रहा है। ये है पुलिकट और ये है मद्रास, मतलब ये पुलिकट और ये मद्रास। तो 1600 में या 1605 में परमानेंट जो ट्रेडिंग पोस्ट है वो 1605 में बना था, 1600 में टेम्परेरी बना था, ठीक है। तो 1605 में जो डच हैं वो यहां आ गए हैं और बिल्कुल नीचे, मतलब ज्यादा डिस्टेंस नहीं है मद्रास में और पुलिकट में, ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, जो इंग्लिश हैं वो अपनी फैक्ट्री बना लेते हैं। और मद्रास इंग्लिश की कोई नॉर्मल फैक्ट्री नहीं थी, उसको बाद में एक प्रेसिडेंसी टाउन बना दिया गया था, क्योंकि यहां से उनका जो साउथ इंडिया था वो उसको कंट्रोल करते थे। ये चीज डच को सही नहीं लगी कि भाई बहुत जगह है नीचे, कहीं भी चले जाते, बिल्कुल यहीं आना क्यों जरूरी था। तो डच और इंग्लिश जो है वो फिर से यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट पे जो उनका कंट्रोल है उसके लिए उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल आसपास में है। तो आसपास में रहने से दिक्कत क्या थी, दोनों आराम से भी रह सकते थे, क्यों दोनों आसपास में नहीं रहना चाहते थे? हाँ, एग्रीकल्चर जो है उस एरिया का रेवेन्यू जो है वो डिवाइड करना पड़ता, प्लस बहुत इजी, इतना आसपास में तुम क्या कर रहे हो ये सामने वाले को जानना बहुत आसान हो जाता। यही अगर वो यहाँ रहते कहीं भी रहते तो उनके लिए जानना इजी नहीं होता। तो तुम्हारी स्ट्रेंथ, तुम्हारी वीकनेस क्या है ये सामने वाले को पता करना इजी हो जाता। इसीलिए यहाँ पर डच और इंग्लिश के बीच में कोरोमंडल कोस्ट का जो कंट्रोल है उसके लिए कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब स्टार्ट होती है इनकी बैटल्स की कहानी। तो सबसे पहला है बैटल ऑफ सुवाली या बैटल ऑफ स्वॉली। सुवाली इसका ओरिजिनल नाम है, ब्रिटिश इसको स्वॉली के नाम से जानते हैं, ठीक है। An early naval battle between the English and the Portuguese, where the English emerged victorious. This victory established the EIC's naval power in the region and set the stage for future conflicts with the Dutch. अब यहाँ पर डच डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं था, बट इसका असर पड़ा डच पर, क्योंकि पोर्चुगीज पहले जो इंग्लिश थे वो पोर्चुगीज के साथ भी इन्वॉल्व रहते थे लड़ाई में, तो उनका सोल फोकस डच पे नहीं था। बट अब पोर्चुगीज जब साइडलाइन हो गए तो अब सोल फोकस उनका चला गया डच के ऊपर, क्योंकि अभी तक फ्रेंच जो है वो आए नहीं, ठीक है। उसके बाद 1781 में होता है बैटल ऑफ नागपट्टिनम। तो एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल एंग्लो डच वॉर, क्योंकि यूरोप में भी इंग्लैंड और डच या नीदरलैंड्स के बीच में जो वॉर है वो स्टार्ट हो गया था, तो इंग्लिश कैप्चर्ड नागपट्टिनम फ्रॉम द डच। दिस विक्ट्री वाज क्रूशियल इन अंडरमाइनिंग द डच पावर ऑन द कोरोमंडल कोस्ट, क्योंकि जैसे जो पोर्चुगीज थे उन्होंने वेस्टर्न कोस्ट पे अपना कंट्रोल जो है वो स्ट्रॉन्ग किया था, वैसे ही जो डच थे इन्होंने ईस्टर्न कोस्ट पे जो अपना कंट्रोल है उसको स्ट्रॉन्ग किया था। तो पहले ब्रिटिशर्स ने पोर्चुगीज को हटाया, उसके बाद कोरोमंडल कोस्ट से जो डच का इन्फ्लुएंस था इसको कम किया, जिसमें सबसे सिग्निफिकेंट है नागपट्टिनम पे कंट्रोल, ठीक है। कहां है नागपट्टिनम? ये रहा। उसके बाद फाइनली 1759 में होता है बैटल ऑफ चिंसूरा, जिसको कि बैटल ऑफ बेदड़ा या बैटल ऑफ हुगली के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये सब आसपास में ही है। चिंसूरा हम लोग देखें कि वेस्ट बंगाल में लोकेटेड है। तो द ब्रिटिश डिसाइसिवली डिफीटेड डच नियर हुगली, weakening the Dutch influence in Bengal. This battle marked a significant turning point as the British solidified their dominance in the region. तो बंगाल में ना हुगली में भी डच की फैक्ट्री थी, चिंसूरा में भी डच की फैक्ट्री थी, उसके बाद पटना भी उस समय बंगाल के ही कंट्रोल में था, पटना में भी डच की फैक्ट्री थी। तो डच का प्रेजेंस काफी स्ट्रांग था। तो बैटल ऑफ चिंसूरा ये जो होता है ये बहुत हेल्पफुल होता है ब्रिटिश के लिए बंगाल में अपना जो कंट्रोल है या इकोनॉमिक कंट्रोल, अभी तक पॉलिटिकल कंट्रोल की बात नहीं हो रही है, इकोनॉमिक कंट्रोल जो है उसको स्ट्रॉन्ग करने में। तभी देखो 1759 में ये हुआ,
उसके बाद 1764 में, ये बैटल ऑफ प्लासी के बाद का है, 1764 में जो बंगाल का एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल कंट्रोल है वो भी ब्रिटिशर्स इजीली कैप्चर कर लेते हैं। ऐसा होता कि 1764 में, मान लो हाइपोथेटिकल सिचुएशन अगर मान लेते हैं कि इस समय डच जो है वो बंगाल में रहते, तब शायद इतना डिसाइसिव डिफीट नहीं हुआ होता बंगाल, अवध और मुगल्स का। हो सकता है वो लोग डच के साथ अपना कोलैबोरेशन कर सकते थे इंग्लिश के खिलाफ, बट ये चीज नहीं हुई। अब यहां से भी जो डच हैं वो कंप्लीटली इंडिया से गए नहीं थे। कैसे? तो इनके डिक्लाइन में एक दो इवेंट्स और शामिल हैं। तो सबसे पहला इवेंट है जिसमें बैटल ऑफ कोलाचेल। जब ट्रैवनकोर का बात कर रहे थे तो ट्रैवनकोर में जब मार्तंड वर्मा के बारे में पढ़ रहे थे तो उसमें बैटल ऑफ कोलाचेल का जिक्र हुआ था कि डच जो थे वो जब केरला के ट्रैवनकोर में अपना एस्टैब्लिशमेंट है उसको एक्सपैंड कर रहे थे तो मार्तंड वर्मा ने उनको बाहर निकाल दिया था और यहाँ पे हुआ था बैटल ऑफ कोलाचेल। तो एक छोटा सा किंगडम, कितना ही था, मतलब ट्रैवनकोर कितना ही बड़ा था, वो अगर डच आर्मी को हरा सकता है तो ये एक बहुत मॉरल डिफीट था डच के लिए। ठीक है, तो डच फेस्ड अ सिग्निफिकेंट डिफीट एट द हैंड्स ऑफ द किंगडम ऑफ ट्रैवनकोर। दिस डिफीट नॉट ओनली मार्क द एंड ऑफ देयर टेरिटोरियल एम्बिशंस इन साउथ इंडिया बट ऑल्सो वीकेंड देयर ओवरऑल पोजिशन इन द रीजन। उसके बाद डच और ब्रिटिश का जो कंट्रोल है वो और जो फाइट है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो गया, ब्रिटिश की राइवलरी प्लस ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिवली स्ट्रांग होते जा रहे थे। कैसे? तो बैटल ऑफ प्लासी में उनका विक्ट्री हो गया, उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में उनका विक्ट्री हो गया, बैटल ऑफ चिंसूरा ऑलरेडी हो चुका है, उसमें उनकी विक्ट्री हो चुकी है। तो डच जो है वो ये चीज देख रहे हैं कि अब ब्रिटिश के साथ लड़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जितना लड़ेंगे उतना हमारे लिए नुकसान जो है वो और बढ़ता जाएगा। तो इट्स बेटर कि हम जो है समझौता कर लें। और इसी बीच में यूरोप में इंग्लैंड और डच के बीच में कुछ नेगोशिएशंस जो हैं वो होने लगते हैं। तो ये बैटल ऑफ कोलाचेल थोड़ा डिटेल में डिस्कस किया है कि डच जो है वो ट्रैवनकोर को कब्जा करना चाहते थे, ट्रैवनकोर में अपना जो एस्टैब्लिशमेंट है, फैक्ट्री है, उसको बनाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर उनका जो नेटिव्स हैं उनके साथ कुछ खास बनी नहीं, तो मार्तंड वर्मा ने उनको हरा दिया और उसके बाद द न्यूली प्रिपेयर्ड ट्रैवनकोर आर्मी प्रूव टू बी अटरली इफेक्टिव। अब देखो, जब हराया था ना तो प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो थे उनको रखा, मार्तंड वर्मा ने रख लिया। प्रिजनर्स ऑफ वॉर में बहुत सारे सोल्जर्स भी थे। मार्तंड वर्मा ने इसको अपने बेनिफिट के लिए यूज किया कि जो सोल्जर्स डच के थे उनको यूज किया अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग देखे थे कि जो ट्रैवनकोर की आर्मी थी वो बहुत ज्यादा मॉडर्नाइज थी। कैसे? तो डच की हेल्प से। ठीक है, उसके बाद अब ग्लोबल लेवल पे बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे कि यहां पर हो रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन, बैटल ऑफ चिंसूरा तो डिस्कस कर ही लिए। फ्रेंच रेवोल्यूशन जब हो रहा था तो नीदरलैंड्स जो है उसको फ्रांस ऑक्यूपाई कर लेता है। अब जब फ्रांस नीदरलैंड्स को ऑक्यूपाई कर लेता है तो नीदरलैंड्स का एज अ सेपरेट कंट्री एग्जिस्टेंस तो अब रहा नहीं, तो आप किस बेसिस पे लड़ रहे हैं? और ब्रिटिश और फ्रेंच जो थे वो तो ऑलरेडी लड़ ही रहे थे यूरोप के कंट्रोल के लिए। तो यहाँ पर क्योंकि अब नीदरलैंड्स को फ्रांस ने कैप्चर कर लिया है ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो यहाँ डच का जो एग्जिस्टेंस है, मॉरल एग्जिस्टेंस है, वो और ज्यादा कमजोर हो जाता है। उसके बाद 1814 में एंग्लो डच ट्रीटी होती है, या कन्वेंशन ऑफ लंदन भी बोलते हैं इसको। ये इंडिया में नहीं हो रहा है, इंडिया से बाहर हो रहा है, यानी यूरोप में हो रहा है, क्योंकि अब जो दो पावर्स हैं, तुमको भेजा गया ट्रेड करने के लिए, तुम सब वहां जाओ हंसी खुशी रहो, नहीं, तुम वहां जाके लड़ने लगोगे, तो वहां के पावर्स को कुछ तो इंटरफेयर करना ही पड़ेगा कि भाई ठीक है थम जाओ। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जो भी टेरिटरीज एक दूसरे की कैप्चर की है उसको वापस कर दो, यानी जो भी आपका रिटर्निंग सम ऑफ द टेरिटरीज टू द डच व्हाइल द डच फोकस्ड ऑन कंसोलिडेटिंग देयर कंट्रोल ओवर द इंडोनेशिया। कि ब्रिटेन को कहा गया कि आप जो डच की टेरिटरीज आपने कैप्चर की हैं उनमें से कुछ आप डच को वापस कर दीजिए, और डच को इसके बदले कहा गया कि आप अपना जो मेजर फोकस है या मेजर आपका जो गोल है वो इंडोनेशिया पे फोकस करिए और इंडिया में ब्रिटिश को रहने दीजिए। ये बोला गया एंग्लो डच ट्रीटी 1814 में।
फिर फाइनली 1825 में इसी ट्रीटी के तहत द डच सीडेड द रिमेनिंग इंडियन टेरिटरीज टू द ब्रिटिश, मार्किंग द एंड ऑफ देयर कॉलोनियल एम्बिशंस इन इंडिया। इसके बाद 1825 के बाद डच का कोई रोल नहीं है इंडिया में, वो कंप्लीटली इंडिया से विड्रॉ करके अपना जो फोकस है वो इंडोनेशिया वाले रीजन पे कर लेते हैं। ठीक है, समझ आ गया? ब्रिटिश इतना लड़ रहा था फिर भी नहीं हारा था, क्यों? क्योंकि इसके जब ब्रिटिश करेंगे ना तब इसको ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे, बट ब्रिटिश सबसे बड़ा रीजन था कि ब्रिटिश पार्लियामेंट उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करती थी। बाकी अगर फ्रेंच का देख लो, डच का देख लो, तो पार्लियामेंट की तरफ से उनको उतना सपोर्ट नहीं रहता था वो लोग, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी की तरह आए थे। और यहाँ जो ब्रिटिश आए थे वो गवर्नमेंट से फुल ऑथराइजेशन के साथ आए थे, उनको जो रिसोर्सेज थे वो गवर्नमेंट भेजती थी, प्लस अपना जो रेवेन्यू था उसको भी जनरेट करते थे। प्लस ब्रिटिश के जितने भी सक्सेसिव गवर्नर्स आए ना वो सारे बहुत स्ट्रांग थे, बाकी सारे के कंपैरिजन में ब्रिटिश के जितने भी, जैसे डच में देखो हमने गवर्नर्स का जिक्र किया ही नहीं, क्योंकि कोई भी इतना स्ट्रांग नहीं था कि उनको जो है उनका इतना ज्यादा उनके बारे में पढ़ने की जरूरत हो। ठीक है, अब ये इसके बाद का जो स्लाइड्स है इसको अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये पूरे का समरी है कि पूरा अगर पूरा समझना हो तो वो यहाँ से समझ सकते हो। जैसे VOC का फुल फॉर्म बताए थे ना, ये है, इसको हम प्रोनाउंस नहीं करेंगे, तुम चाहो तो कर सकते हो। अब कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। Who among the following established a modern armory in Dindigul, Mysore in 1755? कौन कौन बोल रहा है ऑप्शन ए? 1 2 3 4 5 6 7 और कोई 8, बाकी लोग? बोलो भाई, कुछ तो बोलो। ठीक है, सी। और कोई बी या डी कहना चाहता है? सी। बी या डी कोई कहना चाहता है? सी। अब यहां एक मिनट, लेट मी कंप्लीट। 1755 हैदर अली जो थे वो 1782 से तो स्टार्ट ही किए। 1700 क्वेश्चन पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से पढ़ो। 1755 में हैदर अली शायद, सॉरी टीपू सुल्तान शायद पैदा भी नहीं हुए होंगे, तो कहां से वो मॉडर्न आर्मी बना लेंगे? क्वेश्चन पढ़ना बहुत जरूरी है। ये ओरिजिनली इस क्वेश्चन में टीपू सुल्तान का ऑप्शन नहीं है, हम जानबूझ के यहां पर डाले क्योंकि हमको पता था कि आधा लोग यहां पर टीपू सुल्तान बोलेगा। हाँ तभी बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन पढ़ो। हाँ हैदर अली होगा। सेकेंड क्वेश्चन, हु एमर्ज्ड विक्टोरियस इन द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर? बहुत इजी है, हैदर अली। Consider the following statements. In the third battle of Panipat, Ahmad Shah Abdali defeated Ibrahim Lodi. Tipu Sultan was killed in the third Anglo-Mysore War. Mir Jafar entered into conspiracy with the English for the defeat of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey. D. कौन सी बोल रहा है, कौन डी बोल रहा है? बी 2 और 3। रुको रुको, सबको बोलने तो दो। सी सी सी, ओनली सी नहीं, ओनली 3 और सी। पक्का लॉक किया जाए? सी ही होगा आंसर। टीपू सुल्तान जो है वो 4th एंग्लो मैसूर वॉर में मरे हैं,
उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत बहुत क्लियर है, अहमद शाह अब्दाली इब्राहिम लोदी को नहीं बल्कि मराठास को हराते हैं। तो पहला और दूसरा नहीं होगा, ये बात तो कंफर्म है। और कंफ्यूजन बचता सी और डी में, ठीक है। तो मीर जाफर एंटर्ड इनटू कॉन्स्पिरेसी विद द इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी। भले ही बैटल ऑफ प्लासी डिटेल में नहीं किए हैं, बट जब बंगाल का एग्जिस्टेंस बता रहे थे, इंडिपेंडेंस, उस समय इसके बारे में जिक्र किए थे। तो ये क्वेश्चन डुएबल था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फोर्थ में मरे थे। पहले ही मत मार देना टीपू सुल्तान को, ठीक है। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग हैड वेलकम्ड वास्को डा गामा एट कैलिकट? ज़ैमोरिन। कौन कौन से जगह पर डच की फैक्ट्रीज थी? ए, ए नहीं तो डी, दो ऑप्शन मारने का कंफर्म? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नागपट्टिनम, चिंसूरा, मछलीपट्टनम, सूरत अभी बताए कि उन कैप्चर किए थे, पटना भी बताए, कोचिन भी बताए। तो सब जितने जगहों का नाम है, सब जगह जो ये आगरा के बारे में जिक्र नहीं किए, बट आगरा में भी था। जो मैप वगैरह है उसमें ज्यादा, और मतलब कब कैप्चर किया इसके बारे में। हाँ, सूरत एक एटलीस्ट तुमको पता है ना कि सूरत का जिक्र हो चुका है। कोचिन, अहमदाबाद बचा चुके हैं। फर्स्ट ऑप्शन में तो तीनों के बारे में पता है कि कब कब हुआ, तो इसीलिए ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, भरूच, वो भी गुजरात में ही। The first to start a joint stock company to trade with India were the confirm? ठीक, Dutch. Dutch East India Company established its factory at Patna in which year? 1632। दो बार पूछ चुका है, फिर से रिपीट हो सकता है, मतलब इस बार तो नहीं होगा, बट ध्यान से पढ़ो। पहले पढ़ तो लो, नहीं समझ में आ रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है इसमें। ऑप्शन डी, द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। बोलो, कौन कौन क्या बोल रहा है? डी। और बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? ए, मॉडर्न कोची वॉज अ डच कॉलोनी टिल इंडियाज इंडिपेंडेंस। कौन कौन बोल रहा है ये? कंफर्म? ए तो नहीं होगा, क्योंकि डच जो थे वो इंडियन इंडिपेंडेंस तक थे ही नहीं, तो ए का तो संभावना ही नहीं। हाँ वही, द मॉडर्न कोची वॉज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। डी, मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। कैसे होगा पहले हमको ये बताओ, क्यों लग रहा है कि डी होगा? क्वेश्चन क्या है? द मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। तो अगर 1825 में डच ने अपना सारा टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश को सीड कर दिया, तो कैसे ऐसा हो सकता है कि ब्रिटिश के पास जो कोची, अगर मान लो डच का कंट्रोल है
ठीक है, क्वेश्चन का इनहेरेंट स्टेटमेंट ये है कि डच पे, सॉरी, कोची पे डच का कंट्रोल है। तो अगर डच का कंट्रोल था, डच ने अपना सारा टेरिटरी ब्रिटिश को दे दिया, तो दैट ऑटोमेटिकली मींस कि कोची भी ब्रिटिश को दे दिया, है कि नहीं? तो ये तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है कि नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द, मान लो, और जनरली ऐसे जो स्टेटमेंट्स होते हैं ना, नेवर बिकेम अ पार्ट, इतना एक्सट्रीम स्टेटमेंट सही नहीं होता है। और ब्रिटिश में ऐसा, मतलब हर जगह ये एप्लीकेबल स्टेटमेंट नहीं होगा मेरा, बट जनरली ब्रिटिश सबको कैप्चर कर ही लेते हैं। और याद करो, पोर्चुगीज के बारे में बताए थे, एक मिनट सुन लो, पोर्चुगीज के बारे में बताए थे कि पोर्चुगीज ही ऐसे थे जो इंडिपेंडेंस के बाद भी अपनी टेरिटरी को रिटेन कर पाए थे। अगर होता तो हम बता देते डच के बारे में भी, अगर ऐसा कुछ उनका खासियत होता तो, बट बताए कि डच जो थे वो कंप्लीटली इंडिया से चले गए। तो कोची इंडिया से बाहर है नहीं, तो वहां से भी चले गए। तो उसके बाद मॉडर्न कोची वाज द फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम। ये सही है कि गलत? सही है। कैसे? देखो, ये गलत हो चुका है, ये गलत हो चुका है। अब या तो ये होगा या ये होगा। पहले डच आए थे कि पहले पोर्चुगीज आए थे? ये गलत है। पोर्चुगीज से कॉलोनीज डच ने लिए थे, डच से पोर्चुगीज ने नहीं लिए थे। पोर्चुगीज और डच की जब जब भी लड़ाई हुई, तब तक पोर्चुगीज हारे ही, पोर्चुगीज धीरे धीरे अपना कंट्रोल खो दिए। तो ये स्टेटमेंट गलत है। और फर्स्ट डच कॉलोनी बिफोर द पोर्चुगीज टुक ओवर फ्रॉम देम, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब कोची में पहले तो ये बताओ कि ब्रिटिश जो डच थे उन्होंने अपना पहला फैक्ट्री कहां बनाया? पुलिकट में। तो ये तो यहीं से पता चल रहा है कि ये स्टेटमेंट गलत हो चुका है। ये स्टेटमेंट फोर्ट विलियम जो बंगाल में है, सही है, फोर्ट विलियम है बंगाल में, लेकिन कोची में भी फोर्ट विलियम है जो कि डच ने बनवाया। तो यहां हमको पता था कि ये स्टेटमेंट हम नहीं बताए हैं, बट बाकी सब स्टेटमेंट हम बता चुके हैं। तो बाकी सब गलत है, तो ये ऑटोमेटिकली सही है। ठीक है, क्वेश्चन जब एग्जाम में भी क्वेश्चन आए, एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा ना, तो ऐसे ही करना पड़ेगा। हर चीज तुमको किताब में नहीं मिलेगा, हर चीज टीचर नहीं बता सकता है। तो तुमको जो तुम्हारे पास रेलिवेंट नॉलेज है, उससे तुम कौन कौन से स्टेटमेंट्स हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उन स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करके उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। जैसे देख, मतलब लास्ट ईयर का पेपर अगर छोड़ दिया जाए यूपीएससी का, तो हर बार ऐसा क्वेश्चंस रहता है जिसमें कि एलिमिनेशन से आंसर निकल जाता है। तो ये यूपीएससी में खास करके एलिमिनेशन सीखना पड़ेगा। अब ये जो इसके आगे जो क्वेश्चंस है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं है, वो हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं। ठीक है। Who captured Goa from Bijapur Sultan in 1510? अल्फोंसो नहीं, अल्फोंसो डी अल्बुकर्की। बी की सी।
बोलो। सी है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वास्ट एग्रीकल्चरल कॉलोनी और बी है कन्वर्जन ऑफ लोकल पॉपुलेशन टू क्रिश्चियनिटी। कौन कौन बी बोल रहा है? 1 2 3 4 और कोई नहीं? और कोई नहीं है तो यस मैम कैसे? और सी कौन कौन बोल रहा है? बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? नहीं, दोनों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन पास। अच्छा ठीक है। नॉट अ प्राइमरी मोटिव, ठीक है? नहीं, एग्रीकल्चरल कॉलोनी के रूप में इंडिया को इंडिया को एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनाने थोड़ी आए थे, वो ट्रेड के पर्पज से आए थे। एग्रीकल्चरल कॉलोनी बनाने आते तो वो लैंड रेवेन्यू इतना चार्ज करते कभी? वो फार्मर्स को खुश रखने की कोशिश करते, लेकिन वो ऐसा नहीं किए। और जो लोग बी बोल रहे थे, जो आज हम रामायण सुना रहे थे, वो कौन से सब्जेक्ट पे सुना रहे थे वो बताओ हमको। नॉट ए प्राइमरी मोटिव। पोर्चुगीज तो खास करके वो उनका प्राइमरी मोटिव भी था कि वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए आए थे लोगों को। तो सिर्फ स्पाइसेस का ट्रेड नहीं था ना, टेक्सटाइल्स वगैरह का भी ट्रेड था। उनको पता था कि एग्रीकल्चर तो हो ही रहा है। अगर उनका प्राइमरी मोटिव एग्रीकल्चर रहता तो वो अच्छी सीड्स लेके आते, नए नए क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस करते, इरिगेशन टेक्निक्स पे फोकस करते। कुछ ऐसा बताए? नहीं। सी होगा, सी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ वास्ट एग्रीकल्चरल कॉलोनी। हाँ, ब्रिटिश रहता तो भी यही आंसर होता उसमें, तो भी यही आंसर होता। देखो, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए नहीं, डच को प्राइमरी मोटिव ये कह सकते हैं कि उनका ऐसा कोई पॉलिसी नहीं था, बट जब उनको भेजा गया था तो ये बोल के भेजा गया था कि आप लोग वहां जा रहे हैं ट्रेडिंग करने के लिए, बट कोशिश करिए कि वहां के जो लोग हैं उनको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सके, ठीक है? क्रेडिटेड विथ एस्टैब्लिशिंग द फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया। ए होगा, फाउंडेशन ऑफ पोर्चुगीज पावर इन इंडिया, ए होगा। फोन कल से क्लास के बाहर रख के आना, और नहीं तो पीछे बैठना। द डच प्राइमरीली फोकस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज? स्पाइस ट्रेड के लिए आए थे प्राइमरीली, तभी तो स्पाइस के लिए वो फिर इंडोनेशिया चले गए। टेक्सटाइल में भी करते थे, लेकिन प्राइमरीली स्पाइस ट्रेड के लिए ही आए थे। बट उनका जो जिस गोल से आए थे, देखो जो जितने भी यूरोपियन पावर्स आए ना, वो सब स्पाइस ट्रेड के लिए ही आए। बाद में उनको लगा कि यहाँ पे टेक्सटाइल्स भी हो रहा है, इंडिगो भी हो रहा है, ओपियम भी हो रहा है, तो चलो ये भी लेके चलते हैं। Which of the following was a major point of conflict between the Portuguese and the Dutch in India? All of the above, ठीक है? नहीं, मोनोपोली ओवर द स्पाइस ट्रेड। मलाबार कोस्ट के कंट्रोल के लिए उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। उनका जो कॉन्फ्लिक्ट था वो ब्रिटिश के साथ था, कोरोमंडल कोस्ट के कंट्रोल के लिए। कन्वर्जन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, जिस लेवल पे पोर्चुगीज कर रहे थे उस लेवल पे डच जो है वो नहीं कर रहे थे, तो इसीलिए इसका आंसर होगा मोनोपोली ऑफ द स्पाइस ट्रेड, क्योंकि मेजर रीजन यही था। इसीलिए वो आए थे कि पोर्चुगीज जो है वो मोनोपोली स्टैब्लिश कर चुके थे, तो उसको ब्रेक करना था। कुछ बोल रहे थे तुम? हाँ हाँ, बी ही होगा आंसर, ठीक है? अब बताओ, कोई डाउट? ठीक है, अब एटलीस्ट जो रीजनल किंगडम्स वाला पार्ट है, चलो ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, बट जो रीजनल किंगडम्स वाला पार्ट है उसको अब रिवाइज कर लेना, ठीक है?
ये मॉडर्न कोची नेवर बिकेम अ पार्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी। हाँ क्या? नहीं, जब डच छोड़ा तब तक तो केरला किंगडम जो था वो तो ऑलरेडी ब्रिटिश के जब अब ट्रैवनकोर जाके रिवाइज करो तब समझ में आएगा। तभी बोलते हैं कि पुराना पढ़ो, नया पढ़ते जाएंगे पुराना भूलते जाएंगे तो कैसे। 1825 में जब ये देखो, इसको हम एक्सप्लेन किए ऐसे कि ब्रिटिश ने जो ये स्टेटमेंट कैसे गलत है, हम वो चीज उसको एक्सप्लेन किए कि ब्रिटिश जब अल्टीमेटली जितना भी डच का टेरिटरीज था उसको ले लिए, तो डच यहाँ पर एंग्लो इंग्लिश ट्रीटी जो था उसमें बोलते हैं कि हम जो है अपना सारा टेरिटरी ब्रिटिश को दे देंगे। जब बोल रहे हैं कि ब्रिटिश को दे देंगे तो केरला को कैसे दे देंगे? कोची ब्रिटिश डच के पास था और डच वो ब्रिटिश को दे देते हैं। ठीक है, नहीं और क्वेश्चन नहीं। हाँ ठीक है, तो अब एक नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम लोग ब्रिटिश स्टार्ट तो कर देंगे। देखो क्यों ब्रिटिश स्टार्ट करेंगे और पहले ब्रिटिश को ब्रीफ में करेंगे क्योंकि इसके बाद का पूरा जो है वो ब्रिटिश ही है। तो ब्रिटिश, फ्रेंच और डेन्स, डेन्स का 3-4 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा तो उसका ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। हाँ, जो ये डैनिश जिसको बोलते हैं, लेकिन उसको बुक्स में डेन्स ही लिखा रहता है। तो ये तीनों जो है वो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करने का कोशिश जो है वो करेंगे। ठीक है।